नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं पवन सिंह चौहान आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग दिन दिन हमसे अधिक संख्या में जुड़ते जा रहे हो। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचियाँ। ये हमारे जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे एग्जामों में इसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सवाल आता रहता है। तो हम अनुसूची की यहाँ पे आज चर्चा करते हैं। तो ये जो अनुसूचियाँ है, सबसे पहली बात तो कि ये जो अनुसूची आप जो देख रहे हो कि ये आपके जो मूल संविधान था, मूल संविधान अर्थात जिस दिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, तो मूल संविधान में यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों वो थी आपकी 8 अनुसूचियां। मैं बात कर रहा हूं आपके मूल संविधान की। 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहूं कि आज 2021 के अंदर अर्थात वर्तमान के अंदर करंट में आपके इसके अंदर अनुसूचियां कितनी है? तो वो हो गई आपकी 12 अनुसूचियां। अर्थात मूल संविधान में आपकी 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। सवाल पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, बहुत सिंपल सा, कि मूल संविधान में 8, वर्तमान में 12। ये दो सवाल तो आपके सीधे सीधे बन गए। अब आपसे कोई ये पूछ लिए कि बताओ मूल संविधान के बाद अनुसूचियों में कितनी संख्या में वृद्धि हुई? तो सीधी सी बात है भाई, मूल में 8 थी, प्रेजेंट में 12, तो कितनी बढ़ी? 4 अनुसूचियां बढ़ी। कितनी बढ़ी? 4। दोस्तों इतना सिंपल सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन क्या है कि हम बिना चीज को समझे रटते हैं ना, तब वहां पे समस्या पैदा हो जाती है। और क्या होता है, फिर हम कंफ्यूज, बोले तुमने पढ़ा ही नहीं, ये सवाल कहां से आ गया? तो दोस्तों कई सवाल तो ऐसे होते हैं अपन कॉमन सेंस से ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई मूल में तो आपके 8 थी, प्रेजेंट में 12 हो गई है, तो बड़ी कितनी? अरे 4 ही तो बढ़ी। मूल में 8 थी तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये आपकी क्या है कि यहां पर 4 अनुसूची बढ़ गई, वर्तमान में आपकी 12 हो गई। तो ये तो हो गया इसका एक सामान्य से परिचय। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आपकी जो 12 अनुसूचियां है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि भाई कौन कौन सी है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब ये जो आपकी जो 12 अनुसूचियां है, थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो आपकी सबसे पहले तो है संघ एवं राज्यों के संबंध में। तो पहली अनुसूची है उसका क्या नाम है? संघ एवं राज्यों के संबंध में। इसके बाद में दूसरी है आपकी कुछ पदाधिकारियों के यहां पे वेतन भत्तों की चर्चा की गई है। ये हो गया आपका कौन सा? अनुसूची 2। इसके बाद में आती है आपकी अनुसूची 3। इसमें है आपके यहां पे कुछ लोगों के यहां पे शपथ का उल्लेख किया गया है। ये हो गया आपका अनुसूची 3 में। 4 में क्या दे रखा है कि आपकी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सदस्य है, तो उनके सीटों का यहां वर्गीकरण किया गया है कि भाई किस राज्य से कितने सीट अलॉट की गई उसको। यह सिस्टम किसमें? आपका अनुसूची 4 में दे रखा है। और 5 में क्या दे रखा है कि यहां पे आपके जो कुछ जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में है। और वही चीज आपके क्या है? 6 में है। लेकिन उसमें क्या है कि आपकी जो विशेष जनजातीय जो क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में है। मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से। अनुसूची 1 में तो क्या है कि संघ और राज्यों के बारे में, उनके नाम वगैरह के बारे में। 2 में क्या हो गया आपका वो शपथ वाला पेमेंट वाला सिस्टम हो गया, वेतन भत्तों का। 3 में क्या हो गया कि उनका जो शपथ वाला सिस्टम है वो हो गया। 4 में आपकी राज्यसभा की सीटों का वर्गीकरण का हो गया। 5 में आपकी जो जनजातीय जो क्षेत्र है उनके प्रशासन का हो गया। और 6 में आपके जो विशेष जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में हो गया। ये तो हो गया आपकी 6। अब इसके बाद में आपको पता है कि भारत के अंदर यहां पे क्या है कि आपके यहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहां पे सारी पावर का यहां पे क्या है? डिवाइडेशन किया गया है कि भाई ये शक्तियां तो केंद्र को सौंप दी, ये शक्तियां हमने राज्य को सौंप दी, और कुछ ऐसी शक्तियां दोनों को दे दी। तो कुल मिला के यहां पे जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, सूचियों का जो विभाजन किया गया है, हमारे यहां पे 3 प्रकार की है, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। उनका उल्लेख किया गया आपकी अनुसूची 7। हालांकि मैं आपको कभी इंट्रो दे रहा हूं,
हम एक एक अनुसूची को ढंग से पढ़ेंगे आगे कि मैं सवाल कैसे आते हैं आजकल, कैसे नए पैटर्न वगैरह, वो सब पढ़ेंगे। तो थोड़ा तसल्ली से रहो, टेंशन में मत हो गुरुजी आप ये क्या पढ़ा रहे हो। मैं अभी दोस्तों के लिए इंट्रो दे रहा हूं, आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। तो ये तो हो गई आपकी अनुसूची 7। 8 में क्या है कि आपकी यहां पे कुछ भाषाएं हैं, जो आपकी 22 भाषाएं जो शामिल है वो 8 के अंदर हो गई। 9वीं में आपका जो भू सुधार वाला है वो हो गया। 10 में हो गया आपका दल बदल वाला। 10 में क्या हो गया आपका दल बदल वाला, ये सिस्टम दे दिया। 11 में क्या है कि आपकी जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां का स्थानीय प्रशासन है उसके बारे में है। और जो 12वीं और अंतिम है उसमें आपका शहरी स्थानीय स्वशासन का उसमें डिटेल दे रखा है। तो दोस्तों ये जो 12 अनुसूचियां है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है भाई पहली का संबंध किससे है, दूसरी का किससे है, तीसरी चौथी ऐसे पूछ लेता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी जानकारी है, नॉर्मल सी जानकारी है जो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन मैं देखो आपको एक विशेष बात बता देता हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देने योग्य चीज है कि अब जो एग्जाम पैटर्न है ना, यहां से जो मैंने बताया आपको, यहां से सवाल बिल्कुल नहीं आता। अगर कभी आ जाए बाय द वे तो आपका लक समझो, वरना आप लोग रट के चले जाओ 12 अनुसूची के साथ, अनुसूचियां कंप्लीट हो गई तो मेरे से लिखा लो स्टाम्प पे। ये आजकल ऐसा पैटर्न है ही नहीं, ऐसा कोई सवाल आता ही नहीं। ये तो इजी सवाल है, ये तो बहुत इजी सवाल है, ये तो एक सामान्य सी जानकारी है। लेकिन मैं देखता हूं कई लोग बस अनुसूचियों का नाम रट लेते हैं, सब अनुसूचियां कंप्लीट हो गई। अरे अनुसूचियां कंप्लीट नहीं हुई, अनुसूचियों में तो पूरा संविधान का सार है। इसमें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और करंट को पकड़ के सवाल आता है। अगर आपको करंट से पकड़ना आ गया सवाल को तो बिल्कुल सवाल ठीक होता है, वरना तो इसको करना बड़ा एक कठिन काम है। लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल पे जुड़े हो, आपने हम पे विश्वास जताया है, आप अपना अमूल्य टाइम हमें दे रहे हो, क्लॉक मी टीम पे आपने विश्वास किया है, तो मैं आपका इस विश्वास को बनाए रखूंगा और मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि सवाल कैसे निकल के आते हैं। आप खुद सवाल ढूंढना सीख जाओगे, सर बिल्कुल ये सवाल आएगा, आप खुद पकड़ना सीख जाओगे। और मैं आपको यही बता दूंगा हाथों हाथ कि बिल्कुल ये किसी भी एग्जाम में छपा पड़ा है, ये पैटर्न के अंदर आप देखना एग्जिट आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप एग्जाम देके देख लेना कि बड़ाई मारने की बात नहीं है दोस्तों, ये अनुभव बोलता है। हमने 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने खुद ने पढ़ाई की है, तो एक अनुभव बन गया और हमने एक चीज पकड़ ली कि यार सवाल बनेगा तो कहां से बनेगा। भाई बात वो है ना कि सवाल बनेगा तो कहां से बनेगा। तो दोस्तों मैं अब बताऊंगा आपको कि इसमें सवाल कहां से बनते हैं। ये तो आपको नाम रखने हैं ध्यान से कि आपकी जो 12 अनुसूचियां है। अब हम देखते हैं कि इसमें सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो पहली अनुसूची है उसका नाम है आपका संघ और राज्यों के बारे में है। इसके अंदर ये हमने पढ़ा है। तो पहली बात तो ये है कि देखो सीधा सीधा कि भाई भारत के अंदर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें यहां पर, तो आपके राज्य कितने हैं। तो आप सब जानते हो इस चीज को कि वर्तमान में भारत के अंदर क्या है कि आपके 28 तो राज्य है, ये सब जानते हो आप, 28 तो राज्य है। और आपके क्या है भाई यहां पर 8 आपके यहां पर केंद्र शासित प्रदेश है। सिंपल सा सवाल है कि भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम में, मैं आज की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि महीने भर बाद डेटा चेंज हो जाए, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं दोस्तों कौन सी, ये आपका मार्च चल रहा है, मार्च एंड के अंदर 2021 के अंदर आपके 28 राज्य है और आपके क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनका यहां पे क्या दे रखा है, डिटेल दे रखा है उनके नाम वगैरह के बारे में। अब बात यह आती है कि यार भारत के अंदर ये राज्य वगैरह का सिस्टम क्या है, कैसे है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो पहली बात तो आपको पता है, सब जानते हो कि भारत आजाद का तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों ने अपनी दुकान समेट भाग गए इंग्लैंड, हमें छोड़ गए। सब जानते ही है ना, सबको पता है। अब आप पढ़ा भी, आप लोगों ने सुना भी है कि आपके चाचा नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने क्या किया कि जैसे भी साम दाम दंड भेद के आधार पे पूरे भारत को एक कर दिया, अर्थात समस्त भारत का उन्होंने क्या किया, एकीकरण कर दिया। कोई प्यार प्रेम से आता उसको भी से मिला लिया, जबरदस्ती से मिला लिया, कुछ लोग नाटकबाजी की, तो ये तो आप लोग पढ़ ही रखा है ना। तो भारत का क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा एक भारत बना दिया, ये इतना बड़ा भारत बना दिया। अब समस्या ये आई कि भारत तो बना दिया, लेकिन अब यहाँ पे हम इसे राज्य कैसे बनाए, इसके अंदर स्टेट अर्थात राज्य कैसे बनाया जाए यहां पर। तो किसी ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, भारत के अंदर जो राज्य तुम बना रहे हो ना इसके अंदर, तो बोला साहब यहां पे भूगोल के आधार पे बना दो, किसी ने कहा साहब यहां पे भाषा के आधार पे बना दो, किसी ने कहा साहब संस्कृति के आधार पे बना दो। अलग अलग मतलब टाइप से लोगों के व्यूज आए। अब आपको पता है गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो कमेटी का क्या करती है, गठन करती है। तो भारत के अंदर यहां पे हम बात कर रहे हैं राज्यों की, कि राज्य निर्माण के लिए यहां पे कमेटी गठित कर दी। और ये मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले आपके 1948 की।
1948 के अंदर यहां पे क्या हुआ कि आपके यहां पर एक कमेटी बना दी, ठीक है, भारत के अंदर राज्य निर्माण के लिए यहां पर एक कमेटी बना दी। और इसी के कुछ दिनों बाद में यहां पर एक दूसरी कमेटी और बन गई, यहां पे एक दूसरी कमेटी और बन गई। और ये दोनों कमेटियां काफी प्रसिद्ध हैं और कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये जो आपकी जो कमेटियां है, ये जो कमेटी है ये कब बनी, इनका काम क्या था, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा इनके बारे में देखते हैं हम, कमेटियों के बारे के अंदर, है ना, कि ये भारत के अंदर ये जो कमेटियां है ये राज्यों के संबंध में क्या क्या सिस्टम रहा है इनका, वगैरह वगैरह। तो नजर मारते एक बार। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, सबसे पहले एक आयोग गठित किया 1948 में, और उस आयोग का नाम क्या था दोस्तों, धर आयोग था। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई धर आयोग की स्थापना कब हुई, बोला 1948 में। यह राज्य पुनर्गठन से संबंधित एक कमेटी थी और एक सदस्य थी। यह 1948 में सबसे पहले यहां पे राज्य निर्माण के लिए कमेटी बना दी। लेकिन नेहरू को लगा कि पता नहीं धर आयोग के ऊपर काम करेगा नहीं करेगा, थोड़ा संकी थे चाचा नेहरू। तो उन्होंने क्या किया, थोड़े दिनों बाद में ही यहां पर एक और समिति बना दी, वो थी आपकी जेवीपी समिति। और जेवीपी समिति भी कब बना दी आपकी, ये आपकी 1948 के अंदर ही बना दी। मतलब धर आयोग और जेवीपी समिति, इन दोनों का क्या था कि यही काम था कि भैया तुम देखो कि भारत के अंदर यहां पे जो अपने राज्य जो निर्माण होने हैं, राज्य जो बनने हैं, किस आधार पे बनाने हैं अपने को, ठीक है। तो ये दोनों आयोग थे। और एक खास बात कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए ये जेवीपी समिति में कौन कौन थे, तो ध्यान रखना जेवीपी समिति के अंदर आपके यहां पे 3 सदस्य थे। देखो वो कौन कौन थे, जैसे तो क्या हो गया, खुद आपके जवाहरलाल नेहरू, कौन हो गया आपका, जवाहरलाल नेहरू, ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया आपका, ये खुद आपके वल्लभ भाई पटेल, ये कौन हो गए आपके, वल्लभ भाई ये पटेल साहब हो गए, 2 सदस्य हो गए। और तीसरे हो गए आपके पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताइए एक ऑप्शन और डाल देंगे ए बी और सी, एक ऑप्शन और डाल देंगे, फिर कहते हैं बताइए जेवीपी समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल था और कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यहां पे भी यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि भाई जेवीपी समिति में 3 मेंबर थे, कौन कौन से थे, एक तो आपके जवाहरलाल नेहरू, दूसरा हो गया आपका वल्लभ भाई पटेल और तीसरा हो गया आपके पटाभी सीतारमैया। ये 3 थे, ये 3 थे। तो दोनों कमेटियों ने क्या किया, रिसर्च करने के बाद में सरकार को जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा कि भाई भारत के अंदर जो आपके जो राज्य निर्माण का जो सिस्टम है उसमें एक काम करो, आप केवल और केवल क्या करना है, आपको प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्या करना, आपको केवल और केवल क्या करना है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यहां पे क्या करना है, राज्यों का निर्माण करना है। कोई भाषा वगैरह को आपको यहां पे क्या है, महत्व नहीं देना है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। ये दोनों समितियों की रिपोर्ट थी। और इसके आधार पे क्या हो गया, यहां पे आपने देखा होगा राज्य अपने सिस्टम पूरा सेट हो गया और राज्य बना दिए यहां पे। लेकिन देखो आपने देखा होगा कि बाद में जाके कुछ यहां पे समस्याएं पैदा हो गई। जैसे आपने नाम सुना होगा, साउथ के अंदर एक बुजुर्ग गांधीवादी नेता थे श्री रामुल्लू। श्री रामुल्लू एक बहुत बड़े गांधीवादी आदमी थे। तो श्री रामुल्लू देखे कि भाई मैंने क्या किया था कि यहां पे साउथ के अंदर यहां पे मैं भाषा के आधार पे मुझे क्या चाहिए, मेरे को आंध्र प्रदेश चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, आंध्र प्रदेश राज्य चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए, भाषा के आधार पे। तो वो कहां गए, सीधे गए दिल्ली, चाचा नेहरू से मिले कि भाई नेहरू जी एक काम करो, हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसको लैंग्वेज के आधार पे बढ़ाओ। तो चाचा नेहरू ने कहा, अरे बोला आपका दिमाग खराब है क्या, 2 कमेटियां बनाई हमने और दोनों ने बिल्कुल आपको रिपोर्ट पेश की ढंग से तरीके से कि यहां पे केवल हम प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बढ़ाएंगे। और अब ये क्या बीमारी लेके आए हो आप, बुजुर्ग आदमी थे, गांधीवादी थे, लड़ नहीं सकते थे, शांति प्रिय थे, वापस आ गए अपने घर पे। अब गांधीवादी आदमी क्या करेगा बताओ, अब गांधीवादी आदमी क्या करेगा, सब जानते हैं, अहिंसा के पुजारी धरने पे बैठ गए। भाई अहिंसा का पुजारी लड़ेगा नहीं, धरने पे बैठ गया और क्या कहा, गवर्नमेंट को मैसेज भेज दिया कि भाई भाषा के आधार पे मेरे को तो आंध्र प्रदेश चाहिए। और क्या बोला, मैंने तो खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, अर्थात उसने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी और साथ में उसके चली चपाटी बैठ गए। बुजुर्ग आदमी थे,
कुछ दिन बेचारे क्या धरने पे बैठे रहे, नेहरू ने पूछा नहीं। वैसे भी अंतिम समय तो आ चुका था उनका, और उस भूख हड़ताल के कारण उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। देहांत हो गया तो वहां पे क्या हो गया, हिंसा फैल गई कि देखो एक महान गांधीवादी नेता एक छोटी सी डिमांड के लिए बेचारा भूखे मर गया और सरकार ने सूद तक नहीं ली, छोटी सी डिमांड थी। तो क्या हो गया, उससे हिंसा फैल गई। हिंसा फैल गई और इतनी तगड़ी हिंसा फैली कि नेहरू जी परेशान हो गए। बोला अभी अभी 1947 का जो कलेश था, 47 में भाई भारत आजाद हुआ, शांति थोड़ी हुआ था, कलेश हुआ था। कलेश पता ना आप लोगों को कलेश क्या हुआ था? अरे भारत का विभाजन, कितनी भयानक हिंसा हुई थी, हिंसा हुई थी ना। तो नेहरू ने देखा एक हिंसा के घाव तो भरे ही नहीं, और ये हमारे घर वाले जो भारतीय नागरिक है ये और हिंसा कर रहे हैं। तो नेहरू जी परेशान हो गए और नेहरू ने परेशान कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम शांत रहो, हो सकता है कि हमने जो कमेटियां गठित की कुछ कमियां रह गई, लेकिन मैं फिर से क्या करता हूं, बोला राज्य निर्माण के लिए एक नवीन कमेटी गठित करता हूं। और दोस्तों तुरंत क्या किया चाचा नेहरू ने, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। यह मैं बात कर रहा हूं 1953 की। 1953 में चाचा नेहरू ने क्या किया, फजल अली आयोग का कर दिया, गठित कर दी। और हाथों हाथ क्या कर दिया, यहां पर जो आंध्र प्रदेश था इसका निर्माण भी क्या कर दिया, और यह निर्माण भी कर दिया भाई भाषा के आधार पे। मतलब तो अक्सर एग्जाम पूछता है फैक्ट के रूप में कि बताइए भाषा के आधार पे भारत में बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश उस लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए 1953 में तुरंत क्या कर दिया, भाषा के आधार पे इनकी बात मान ली और यहां पे आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया। और क्या कर दिया, फजल अली आयोग की यहां पे क्या कर दी, स्थापना कर दी। और फजल अली आयोग में क्या था, आपके एक और यहां पे इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और एक और थे आपके के एम पणिक्कर, के एम पणिक्कर। ध्यान दीजिए, इधर सवाल यहीं से बनता है ऐसे, इधर देखिए गौर से। फजल अली आयोग बोला स्थापना कब हुई, 1953। 1953 में स्थापना हो गई। अब पूछता है फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर क्या होगा, एक तो खुद फजल अली जिनके नाम से आयोग बना, दूसरा हो गया आपका हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरा हो गया आपका के एम पणिक्कर। यह आपका 3 सदस्यीय आयोग था। जैसे मैंने अभी कहा था ना जेवीपी समिति जिस तरह से 3 मेंबर थे, जेवीपी समिति में याद है या भूल गए? अरे अभी तो बताया है, जेवीपी समिति ट्रिक, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पटाभी सीतारमैया, जेवीपी समिति उसमें 3 सदस्य, और आपका फजल अली आयोग है इसमें भी 3 सदस्य। ठीक है, धर आयोग वो 1 सदस्य आयोग था। तो यहां पे क्या हो गया, ये आपके कमेटी गठित कर दी, आयोग बना दिया 1953 में, और इसके ये 3 मेंबर हो गए। अब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भाई यहां पर अब क्या हो सकता है कि अब यहां पे भाषा के आधार पे भी, भाषा के आधार पे भी क्या हो सकता है, बोला यहां पे क्या हो सकता है, राज्य का निर्माण हो सकता है। देख लो, धर आयोग और जेवीपी आयोग की जो रिपोर्ट पे तो क्या था, उसने तो क्या कहा था, केवल प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। लेकिन आपका जो फजल अली आयोग है इसने बाद में क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाषा के आधार पे भी यहां क्या हो सकता है, राज्यों का निर्माण हो सकता है। और मैंने बताया जस्ट अभी आपको कि भारत के अंदर भाषा के आधार पे जो राज्य बना था वो कौन सा था, आपका सबसे पहले आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और इसी के आधार पे क्या हुआ आपका, यहां पे आपका जो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में हो गया, और उस टाइम में क्या हुआ, आपके 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित कर दिए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, सिस्टम पूरा एकदम ओके हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि 1960 के अंदर एक और काम कर दिया कि यहां पर एक और नया राज्य आपके यहां पे बना दिया, जो आप मुंबई, पहले ये क्या था, मुंबई था, तो यहां पे क्या कर दिया, मुंबई को यहां पे 2 भागों में बांट दिया 1960 के अंदर। यहां पे कैसे, वो भी भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे। आपका जो प्रेजेंट टाइम में तुम महाराष्ट्र देख रहे हो और अभी जो तुम गुजरात देख रहे हो, पहले ये दोनों एक ही राज्य थे 1960 से पहले,
लेकिन 1960 में क्या कर दिया, यहां पे भाषा के आधार पर क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सा भाई, जो मराठी जो क्षेत्र था वो तो बन गया आपका महाराष्ट्र, वो तो क्या बन गया आपका महाराष्ट्र, और जो आपका जो गुजराती जो क्षेत्र था वो क्या हो गया आपका गुजरात। 1956 के बाद में एक नया राज्य बना मुंबई से, एक पार्ट तो आपका कौन सा हो गया महाराष्ट्र, जहां पे मराठी जो भाषा का क्षेत्र था, दूसरा कौन सा हो गया आपका गुजरात, जो आपका गुजराती जो क्षेत्र था, ये हो गया आपका कौन सा 1960 के अंदर। इसके बाद में 1963 में आपका बना दिया, क्या बना दिया यहां पे नागालैंड। 1963 में क्या कर दिया आपको, यहां पे नागालैंड एक नया सृजित कर दिया। इसके बाद में फिर 1966 के अंदर, 1966 में ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, अब पता नहीं वो क्यों इस पे इतना आता है कि बार बार पूछता है कि बताइए 1966 के अंदर कौन से दो नवीन राज्य बने। बड़े कुछ नहीं है, पहले आपका एकमात्र राज्य था पंजाब, पंजाब राज्य था, पंजाब एक राज्य था, लेकिन यहां पे भी क्या कर दिया, भाषा के आधार पे जो आपका जो पंजाबी जो बोलने वाला जो क्षेत्र था उसको तो क्या बना दिया, पंजाबी रहने दिया। लेकिन इसे जो सटा क्षेत्र था, कुछ भाग उसमें राजस्थान के भी अटैच अपना, यहां पे क्या हरियाणवी, हरियाणवी भाषा या अपन समझे हिंदी वाला एक पार्ट बोला जाता है, तो हरियाणी के आधार पे यहां पे क्या कर दिया अपन ने, हरियाणा बना दिया। कहने का मतलब है 1966 में क्या बन गया आपका, हरियाणा बन गया, किससे अलग हो गया आपका ये पंजाब में। और फिर यह सिलसिला चलता रहा। 1971 में आपके हिमाचल प्रदेश को भी क्या कर दिया, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। और 1973 के अंदर भी आपका जो त्रिपुरा, मिजोरम और जो मेघालय थे इनको भी स्टेट बना दिया। इसके बाद में आपका जो 1987 में था आपका गोवा वगैरह, और सन 2000 के अंदर फिर आपका उत्तराखंड, झारखंड वगैरह ये बनाए, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य नवंबर 2000 के अंदर। ये एक सिलसिला चलता रहा और चलते चलते 2014 के अंदर फिर जो आपका जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश जो याद आ रहा भाषा के आधार पे बना था ना 1953 के अंदर, वही आंध्र प्रदेश, उस आंध्र प्रदेश को फिर डिवाइड कर दिया और आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना, और दूसरा तेलंगाना। इस प्रकार 2014 तक आते आते अपने यहां पे राज्यों की संख्या कितनी रह गई, यहां पर अपने हो गए 29 राज्य। मैं बात कर रहा हूं 2014 की, 29 राज्य अपने 2014 तक हो गए थे, और उस टाइम में केंद्र शासित प्रदेश थे 7। 2014 की बात कर रहा हूं दोस्तों में, तुम कहीं अभी ध्यान दे लो। अब 2014 बाद में क्या हो गया कि आपने देखा होगा कि यहां पे अपने एक नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार। तो उसका जो कार्यकाल में एक बहुत तगड़ा काम हुआ, वो क्या हुआ, आपने देखा होगा कि ये जो जम्मू कश्मीर था, अनुच्छेद 370 में इसको विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था। तो मोदी ने क्या किया कि इसको 2 भागों में बांट दिया जम्मू कश्मीर को, और क्या कर दिया, इन 2 भागों में बांट के और यहां पे इसको क्या बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। क्या बना दिए यहां पे, केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात जम्मू कश्मीर को 2018 तक आते आते इसके अंदर, ये मैं अगस्त की बात कर रहा हूं, यहां पे क्या बना दिया, एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हो गई आपकी अनुसूची 1, समझ गए। 1 में क्या है, संघों राज्यों के बारे में। तो दोस्तों आपको नाम ही ध्यान नहीं रखना है, इसका पूरा सिस्टम ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में राज्य कितने हैं, ये कैसे बने, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये कैसे बने, पूरा ध्यान रखना सिस्टम। और जो हाल ही में जो नए बने हैं उनका तो आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है। तो सवाल तो यहां से निकल के आते हैं, ये नहीं पूछता कि अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है, ये पूछता है कि 1 में क्या है, कौन सा राज्य कैसे बना, पूरा ये सिस्टम पूछता है। इसके बाद जैसे दूसरी है आपकी, तो दूसरी में क्या है कि भाई आपकी जो वेतन भत्ते हैं उनके बारे में दे रखा है कि आपके जैसे राष्ट्रपति है, पूरा राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति है उसको 4 लाख दिया जाएगा, राज्यपाल है उसको 3.5 लाख रुपए, और आपका जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसको 2,80,000, अन्य है वहां पर उनको 2,50,000। ऐसे जैसे हम राज्य में, तो राज्य में क्या होता है आपका उच्च न्यायालय होता है, तो राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2.5 लाख रुपए मंथली दिए जाएंगे, और अन्य को 2.25 लाख रुपए समथिंग दिए जाएंगे। तो ये पूरा इसमें सिस्टम दे रखा है, तो ये आपको रखना ही पड़ेगा। जो प्रेजेंट टाइम में किसको कितना पेमेंट मिल रहा है ये मैं आपको बताता भी जाऊंगा, जब हम पढ़ेंगे ना आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तब हम इनके पूरे पेमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई देखो राष्ट्रपति को मिलता है तो उसको कहां से मिलता है, पूरा सिस्टम उसको वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुसूची 2।
पहली में तो क्या था आपका संघ और राज्यों के बारे में, दूसरी में क्या था आपका वेतन भत्तों के बारे में, और अनुसूची 3 के अंदर क्या है कि आपका शपथ। और दोस्तों मैंने एक चीज बड़े बारीकी से नोट की है कि अनुसूची 3 के बारे में लोगों को बहुत सारी मिथ्याएं हैं, उनको उसका पूरा पता ही नहीं इसके अंदर क्या है। तो पहली बात तो देखो, इसको देखो आप, मैं पूछूं आपको कि आपकी जो अनुसूची 3 है उसमें क्या है, शपथ है, शपथ है। अब बच्चे गाइड भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, कई बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा रहे हैं कि इसके अंदर सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फलाना फलाना उनकी शपथ का उल्लेख है। दोस्तों ध्यान रखना, जो सवाल जितना सिंपल दिखता है ना ये शपथ वाला, उतना ही गलत होता है। क्यों, रियल बात तो ये है कि लोगों को आदौ ये पता नहीं कि इसमें किस किस की शपथ का प्रावधान है इसके अंदर, बस वो लाइन डाल देते कि साहब ये ऐसा कुछ ही नहीं है। इसके अंदर एक निश्चित जो लोग हैं उनकी शपथ का इसमें प्रावधान है, उसको उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको यूं चुटकों में सिखा देता हूं कि वो कौन कौन से है। आपको पता है कि देखो इधर देखो, सब भूल जाओ आप, तो हम अनुसूची 3 पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि एक तो होती है आपकी संघ सरकार और एक होती है आपकी क्या होती है, राज्य सरकार। ठीक है, हम बात करें संघ सरकार और राज्य सरकार। अब आपको पता है कि सरकार के 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये 3 चीजें तो होती है इसके अंदर। एक तो भाई कार्यपालिका, कार्यपालिका, एक होती है आपकी व्यवस्थापिका और एक होती है आपकी न्यायपालिका। इनसे क्या होता है, सरकार का संचालन होता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो आप तो इतना ध्यान रखो कि भाई जैसे हम बात करें व्यवस्थापिका की, इस संघ के अंदर व्यवस्थापिका कौन सी, संसद। राज्य के अंदर व्यवस्थापिका कौन सी, कि आपकी यहां पे विधान परिषद, विधानसभा, मतलब बोलते हैं इसको विधान मंडल है, 2 पार्ट हो गए, विधान परिषद और विधानसभा। ऐसे ही केंद्र में क्या हो गए, संसद, उसके 2 पार्ट हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन मैं सीधी सीधी बात करूं कि भाई केंद्र के अंदर आपके संघ के अंदर आपके जो वो व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, संसद। ठीक है, अब संसद के अंदर कौन जाते हैं मेंबर चुन के, वो क्या कहलाते हैं, सांसद। अरे संसद के अंदर जो सदस्य चुन के जाते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा को, कहलाता तो क्या सांसद ही कहलाता है ना भाई। लोकसभा सदस्य या बोल दो दूसरा राज्यसभा सदस्य, या हम बोल देते हैं उनको सांसद। तो हम ये कह सकते हैं कि संसद सदस्य, शॉर्टकट के अंदर संसद सदस्य। तो पहली बात तो यह है कि संसद सदस्य हो गए। अब देखो आपने ये केंद्र पढ़ रहे, केंद्र कि संघ के अंदर क्या हो गया, व्यवस्थापिका में क्या हो गया आपके संसद सदस्य। अब संसद सदस्य के अलावा दूसरी क्या वहां पे कार्यपालिका, ये तो व्यवस्थापिका हो गई कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन, आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, मंत्रिपरिषद। क्या हो गया, मंत्रिपरिषद, जिसके अंदर आपका प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, फलाना मंत्री, ये सब इसके अंदर क्या हो गए, शामिल हो गए मंत्रिपरिषद। तो ये तो हो गई आपकी क्या, व्यवस्थापिका, जिसके मेंबर कौन, संसद के सदस्य। और दूसरा क्या होगी, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन, आपकी ये मंत्रिपरिषद के जो सदस्य, मंत्री, हम ये कह सकते हैं मंत्री तो होंगे उसके अंदर। तीसरा यहां पे न्यायपालिका, तो वहां पे न्यायपालिका क्या बोलते हैं अपन, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो मैं ये कह दूं कि साहब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो देखो गौर करने वाली चीज है, संसद सदस्य है और दूसरा वहां पे मंत्री, मंत्रिपरिषद के अंदर, या मैं कह दूं इनको मंत्री तुम्हारी देसी भाषा के अंदर। तीसरा न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई अनुसूची 3 के अंदर कौन कौन शपथ लेता है, वो ये शपथ लेते हैं केंद्र के अंदर कौन कौन से, कि संसद के सदस्य, मंत्री और एक आपके कौन हो गए, न्यायाधीश। 3 हो गए। अब आपको क्या करना है, इनको स्टेट के अंदर चिपका दो, यहां पे कॉपी कर दो। जैसे आपके केंद्र के अंदर क्या है, व्यवस्थापिका, तो वहां पे कौन बैठता है, सांसद। तो यहां पे कौन बैठेंगे भाई, एमएलए, अरे विधायक तो बैठेंगे यहां पे, तो कौन हो गए, विधायक। कॉपी करनी, ध्यान रखना, किसकी, सेंटर की, स्टेट के अंदर। तो संसद सदस्य के तो क्या हो गया, यहां पे विधायक। वहां पे जैसे केंद्र सरकार के मंत्री है, ऐसे राज्य सरकार में तो मंत्री होते हैं। तो ये कह सकते हैं हम अपने राज्य सरकार के मंत्री, या आपके राज्य सरकार के मंत्री हो गए। तीसरा वहां पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश,
तो अपने यहां पे भी क्या है, हाई कोर्ट है ना, और हाई कोर्ट में भी कौन है यहां पे आपके न्यायाधीश। कहने का मतलब है जिस तरह से केंद्र के अंदर वहां पे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका 3 है, वैसे आपके स्टेट के अंदर है, और इन तीनों के मेंबर को यहां पर सेट कर दो। तो देखो 1 2 3, ये आपका चौथा, ये पांचवा और ये छठवा, और अंत में एक और याद रख लो आपका केग, जिसे तुम बोलते हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये 7 दोस्तों ध्यान देना, ये 7 ऐसे प्राणी हैं जो अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, बाकी इनके अलावा कोई लेता ही नहीं है। इधर देखो गौर से, घबराने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी है, और ज्यादा अपने दिमाग को दौड़ाओ भी मत कि साहब फलाना गाइड में तो ये लिखा है। बेटा गाइड पे ध्यान मत जाओ, दो मत, बैरियर एक्ट पढ़ो आप, लक्ष्मीकांत पढ़ो आप, तब मालूम पड़ेगा आपको। किसी ऐसी बातों पर विश्वास मत करो, ठीक है। तो याद रखना बहुत सिंपल है, संसद के सदस्य, मंत्री और न्यायाधीश। कहने का मतलब केंद्र के अंदर संसद सदस्य, वहां पे मंत्री केंद्र के अंदर, और केंद्र के अंदर वहां पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ऐसे राज्य के अंदर यहां पे विधायक एमएलए, यहां पे राज्य सरकार के मंत्री, और यहां पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके अलावा आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये लोग क्या करते हैं, अनुसूचित 3 के हिसाब से क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं लेता। अब हो सकता है कि आपका सवाल घुमा दे, जैसे इसकी विस्तृत व्याख्या करते साहब संसद में कौन कौन, ये तो आपको वैसे हम बताएंगे आगे कि भाई संसद में कौन कौन बैठता है, क्या क्या सिस्टम होता है इसका। तो संसद किससे बनती है, एक तो आपकी लोकसभा से, एक बनती है आपकी राज्यसभा से। अरे इन दोनों के जो मेंबर है वो सारे क्या कहलाते हैं, सांसद। और मंत्री परिषद पूरी आएगी आपके इसके अंदर, और न्यायाधीश पूरी आएगी। ऐसे आपके जैसे विधायक है। अब कहीं कहीं पे तो क्या है, अपने यहाँ पे विधानसभा वाला सिस्टम है, और कहीं पे भी क्या है आपका विधान परिषद वाला है। तो यहाँ पे विधान परिषद का भी वो मेंबर हो सकता है, और विधानसभा का भी हो सकता है। कहने का मतलब है एमएलए तो बोलते हो, विधायक बोलते हैं। तो इन 7 के अलावा अनुसूची 3 में और कोई शपथ नहीं लेता, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान कैसे रखोगे, बस ध्यान ये रखना कि साहब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका केंद्र में रखना, कॉपी कर लेना और यहां के पेस्ट कर देना, और लास्ट के अंदर यहां पे केक चिपका देना। तो ये तो हो गया कौन सा आपका अनुसूची 3। अब देखो दोस्तों, अनुसूची 3 तो बहुत सिंपल हो गई, मुझे पता आप लोग इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो अनुसूची 4 है, इसी में से सारे सवाल निकल के आने लग गए। पता नहीं ऐसा क्या इसके अंदर रखा है कि मैं देख रहा हूं कि 50 से 60% एग्जाम के अंदर तो अनुसूचित 4 में से सवाल निकल के आते हैं। वो कैसे निकल के आते हैं, हमें पता है अनुसूचित 4 में क्या है भाई, अनुसूचित 4 की राज्यसभा सीटों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है कि आपके जो राज्यसभा के जो मेंबर है कि उस राज्य से कितने आएंगे, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, किस राज्य से कितने आएंगे, उनका इसमें डिटेल दे रखा है। लेकिन अब एग्जाम से क्या पूछता है, आप देख लो प्रीवियस पेपर उठा के कि बताइए झारखंड से राज्यसभा में कितने सदस्य चुन के आ रहे हैं, बिहार से कितने आ रहे हैं, यूपी से कितने आ रहे हैं, राजस्थान से कितने आ रहे हैं। तो भाई लोगों, आपके 28 तो राज्य हो गए, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी, वहां पे तो विधानसभा है ना, तो वहां से 28 और 2 30 में से पूछ देता है, सुमेलित करो। एक तरफ तो दे देता राज्य और एक तरफ दे देता सीटें, बोला इनको सुमेलित करो। अब 30 का डेटा हम कैसे याद रखें, 30 को याद करना तो बड़ा खतरनाक काम है। याद भी कर लोगे, माना कि आप बड़े होशियार बच्चे हो, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन बेटा वो तो रटोगे आप, और रट्टा बात तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पेज मत पलटो, साफ है, साफ है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हो तो हम आपको इस बताएंगे एक देसी जुगाड़, जो आप कभी भी रात के 12 बजे पूछे आपको तो आप चुटकियों में हल कर दोगे। साहब फलाना राज्य में इतनी राज्यसभा में सीटें हैं, उसका एक जुगाड़ है, और वो मैं बताता हूं कैसे है। देखो आपको पता है राजस्थान राज्य है, एक है आपका उड़ीसा। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि वह राजस्थान से राज्यसभा के अंदर क्या है कि 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं भाई। राज्यसभा में राजस्थान से कितने में चुन जाते हैं, 10 जाते हैं, अरे 10 ही जाते हैं ना। तो आप ये भी याद कर लो कि उड़ीसा है ना, उड़ीसा राज्य जो एक गरीब राज्य है अपना, बहुत पिछड़ा हुआ है,
तो वहां से भी क्या है 10 सदस्य चुन के जाते हैं। इतना ध्यान रखना कि वह राजस्थान का एक दोस्त है, कौन है, उड़ीसा है। तो जैसे राजस्थान में 10 मेंबर चुन के जा रहे हैं राज्यसभा में, वैसे ही आपके उड़ीसा में भी क्या जा रहे हैं 10 मेंबर चुन के जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, इतना तो याद कर ही सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अपना एक पड़ोसी राज्य है पंजाब। पंजाब और एक राज्य है असम। और अभी अपन ने चर्चा की थी कि 2014 में एक नया राज्य बना था, उसका नाम क्या था, याद आ रहा है, वेरी गुड, तेलंगाना। तो यहां पर क्या है, तीनों में 7-7 सीटें हैं, तीनों में 7-7 सीटें हैं। बोलो गुरु जी ऐसे कैसे याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ो आप, इधर देखो। मुझे ये बताओ, एक सामान्य से सवाल है कि भारत के अंदर सर्वाधिक सरदार, सरदार जानते हो ना, सिख, अरे जो पगड़ी धारण करते हैं, सर्वाधिक सिख किस राज्य में मिलेंगे? कॉमन सा सवाल है ये तो। अरे एक अनपढ़ गंवार आदमी बता देगा कि सर्वाधिक सिख कहां मिलेंगे? पंजाब। वेरी सिंपल भाई, पंजाब में सर्वाधिक सिख जनसंख्या होंगी, सर्वाधिक वहीं पर तो है पंजाब के अंदर। तो मैं ये कहूं कि 7 सरदार, देखो मैं ये कह दूं कि 7 सरदार मेरे को कहां मिलेंगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 7 सरदार मुझे कहां मिलेंगे? पंजाब के अंदर 7 सरदार। से क्या 7 और से क्या हो गया सरदार। तो 7 सरदार कहां मिल रहे हैं मेरे को? पंजाब में मिल रहे हैं, इसीलिए क्या वहां पर 7 सीटें हैं। 7 सरदार कहां पे भाई? पंजाब के अंदर, इसीलिए वहां पर क्या 7 सीटें हैं। अब बोला असम का क्या लॉजिक है इसका? कुछ ही नहीं है। एक सरदार हुए अपने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सब जानते हैं उनको, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी रहे हैं, आरबीआई के अपने वो गवर्नर भी रहे हैं, सब जानते हैं उनको। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी क्या सरदारी तो है, अरे सरदारी तो है। और सब जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा सदस्य हैं, उससे पहले भी राज्यसभा सदस्य थे, उससे पहले भी राज्यसभा सदस्य थे, अभी तो खैर राजस्थान से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी एक सवाल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो राज्यसभा के मेंबर है वो कहां से है? राजस्थान से है। लेकिन इससे पहले वो कहां से थे? वो थे असम से, असम से थे। राजस्थान से तो अब हुए हैं, लेकिन राजस्थान से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य कहां से थे? असम से थे वो। और पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या सरदार, और कहां से थे? असम से थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो सरदार ही है, तो मैं कहता हूं वही 7 सरदार के अंदर एक सरदार कहां से? वो असम वाला। अरे जोड़ सकते हो ना, सरदार पंजाब में, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरदार कहां? असम के अंदर। हो गया, 7 सरदार से सिस्टम बैठ जाएगा। और एक आपका नया राज्य तेलंगाना। तो इन तीनों में क्या है आपके यहां पर 7-7 सीटें हैं। हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 7 सरदार, बस रखो दिमाग में, 7 सरदार। सरदार पंजाब, सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से, और एक आपका नया स्टेट। अब देखो इसके बाद में, अभी आपको पता कि चुनाव होने वाले हैं अपने, एक बहुत चर्चित राज्य है और बड़े जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, पक्ष विपक्ष रोज नए नए फड़के करते हैं, कोई क्या करता है कोई क्या करता है, अखबारों में उन्हीं की सुर्खियां चल रही है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पश्चिम बंगाल की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पश्चिम बंगाल की। अभी वहां पे चुनाव होने वाले पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के अंदर कौन है? वहां पर ममता बनर्जी, और उनका निकनेम क्या है? छोटी अम्मा। अरे छोटी अम्मा ही है ना, सब जानते हैं, छोटी अम्मा और बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा तो है ही नहीं, जयललिता, डेथ हो गई उनकी, जो आपकी तमिलनाडु की सीएम थी पहले किसी जमाने में, उनकी डेथ हो गई, उनको बोलते थे हम बड़ी अम्मा। और छोटी अम्मा किसको बोलते हैं? छोटी अम्मा बोलते हैं पश्चिम बंगाल की जो सीएम है, कौन? ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी, और ध्यान रखना दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज है, ममता बनर्जी की एक बहुत अच्छी सहेली है, फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? राबड़ी देवी। बच्चा बच्चा जानता राबड़ी देवी को तो, अरे लालू की घरवाली, कुछ दिन बिहार के सीएम भी रही, हर कोई जानता है। लालू की वाइफ का नाम क्या है? राबड़ी देवी। तो राबड़ी देवी कहां की है? बिहार की। तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी छोटी अम्मा, और उसकी सहेली कौन सी है? राबड़ी देवी। ये कहां की है? बिहार की। अब एक चीज देखो, हम अगर खान पान की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल और आपका बिहार, यहां का जो खान पान है सेम सा ही है, चावल और मछली,
चावल और मछली। पश्चिम बंगाल में भी खूब लोग चावल मछली खाते हैं, तो बिहार में भी खूब खाते हैं। तो मैं ये कहूं कि छोटी अम्मा और उसकी सहेली राबड़ी देवी ये क्या करती, दोनों की दोनों 16-16 मछली खाती है। क्या करती है? 16-16 मछली खाती है। कौन? पश्चिम बंगाल की छोटी अम्मा, उसकी सहेली राबड़ी बिहार की 16-16 मछली खाती है। तो जब छोटी अम्मा 16 खाती है तो बड़ी अम्मा जो मर चुकी वो कहां की? वो वहां की है आपकी तमिलनाडु की। अरे बड़ी अम्मा कहां की है? तमिलनाडु की। तो जब छोटी 16 मछली खाती है तो बड़ी कितनी खाएगी? 18 मछली खाएगी ना। इसीलिए यहां पर क्या है? 18 मछली है। समझ में आया? नहीं आया? अरे छोटी अम्मा उसकी सहेली, कहने का तात्पर्य पश्चिम बंगाल और बिहार, यहां पे 16-16, तो यहां पे 16 मछली खाती दोनों। तो बड़ी अम्मा तमिलनाडु की वो क्या 18 मछली खाती थी। छोटी है तो कम खाएगी, बड़ी है तो ज्यादा खाएगी ना। इसलिए यहां पर क्या है? यहां पे आपके 18 सीटें हैं। इसके बाद में देखो, ये तो कोई पूछता नहीं आजकल। अभी जम्मू कश्मीर आपको पता है कि यहां पर पहले तो क्या था, आपका एक राज्य था और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। हम अभी देख चुके हैं इसके बारे में। तो अब सीधी सी बात है कि यहां पर तो अब क्या है कि विधानसभा तो रहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, रहेगी नहीं यहां पर तो। लेकिन अभी समस्या ये आ रही है कि यहां पे राज्यसभा के अंदर जो मेंबर चुन के आएंगे वो कितने होंगे। भाई जो आपका जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पे कितने मेंबर चुन के आएंगे राज्यसभा से? यहां पे उसको लीडरशिप तो प्राप्त है ही। तो मैं एक बात कहूं आपसे कि चलो जम्मू कश्मीर अब तो शांति है, इतना आतंकवाद नहीं है, तो यहां पे किससे ग्रसित था? ये था आपका आतंकवाद। किससे था ये? आतंकवाद। और आतंकवादी कहां से आते थे? पाकिस्तान से। अरे कहां से आते थे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो यहां पे अशांति पैदा कर रखी थी। तो ये जो आतंकवादी थे कहां से आते थे? पाकिस्तान से। अब वीजा लेके तो आते नहीं थे भारत सरकार से कि साहब हमें बम फोड़ने हैं, सरकार हमें क्या दो, वीजा वगैरह दो इंडिया का। ऐसा नहीं था। ये लोग कैसे आते थे? चोरी चोरी। कैसे आते थे? चोरी चोरी, चोटों की तरह आते थे ये। तो मैं ये कहूं कि चार चोर पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के रास्ते से भारत के अंदर आते हैं, जम्मू कश्मीर के रास्ते से भारत में आते हैं। तो क्या हो गया यहां पे? 4 सीटें। तो सीधा सा आंसर क्या हो गया आपका? जम्मू कश्मीर। यहां पे क्या? 4 सीटें। मतलब 4 चोर पाकिस्तान किधर से आते हैं? जम्मू कश्मीर से। इसीलिए यहां पर क्या है? 4 सीटें हैं। इसके बाद में एक है आपका हरियाणा और एक आपका छत्तीसगढ़। यहां पे 5 सीटें हैं। यहां पर क्या है कि आपके 5 सीटें हैं। अब वो 5 सीटें कैसे हैं? आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर एक बहुत तगड़ा सिस्टम है। वहां पे चलता है खाप पंचायत वाला सिस्टम। खाप पंचायत, वहां पे वो फैसले लेती है और फैसले बड़े खतरनाक होते हैं। वहां पे वो मृत्यु दंड तक दे देती है। मतलब काफी उसका दबदबा है। वर्तमान में तो काफी कम हो गया है, लेकिन वहां की प्रसिद्ध है खाप पंचायत। और पंचायत में कौन बैठते थे? पंच। और पंच कौन होते हैं? 5 पटेल। तो मैं ये कहूं कि 5 पटेल या 5 पंच कहां के प्रसिद्ध है? वो खाप पंचायत वाले हरियाणा के। तो इसीलिए क्या है? यहां पर 5 सीटें हैं। और इसीलिए यहां पर क्या है? 5 सीटें हैं। और साथ साथ क्या है? छत्तीसगढ़ के अंदर भी क्या है आपके? ये आपके 5 सीटें यहां पर है। तो आपका छत्तीसगढ़ और आपका क्या हो गया? ये हरियाणा। यहां पर आपकी क्या हो गई? 5 सीटें हो गई। इसके अलावा हमारा पड़ोसी राज्य है एक गुजरात, उसका पड़ोसी राज्य है एक मध्य प्रदेश और एक है आपका आंध्र प्रदेश। तो यहां पर क्या है? 11 सीटें हैं। 11 सीटें यहां पर। तो आपने सुना होगा कि गुजरात के अंदर एक गधा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गधा अभ्यारण्य है अपने गुजरात के अंदर। तो मैं ये कहूं कि साहब 11 गधे कहां मिलेंगे? 11 गधे कहां मिलेंगे? तो गधे कहां मिलेंगे आपको? गुजरात में। गुजरात के पड़ोस में कौन सा? आपका मध्य प्रदेश और एक आगे चल दो आंध्र प्रदेश। इसीलिए क्या है? यहां पर आपके 11 क्या है? यहां पर सीटें हैं। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं हम दक्षिण भारत की तरफ। आपको पता है कि दक्षिण में अपने एक राज्य है केरल। केरल, और केरल की क्या चीज प्रसिद्ध है? एक तो वहां के नारियल। कोई पूछे कि साहब सर्वाधिक जो नारियल है वो कहां होते हैं, कहां के फेमस है? तो कहां के? अपने केरल के अंदर। और दूसरा कि जो नर्सें होती है,
नर्सें जो होती है वो भी सर्वाधिक काम मिलती है आपको केरल के अंदर। तो मैं ये कह दूं कि आपको 9 नर्सें कहां की? केरल की। या 9 नारियल, सीधी सी बात है कि आपकी 9 नर्सें या 9 नारियल, ये कहां? आपके केरल के। इसीलिए क्या यहां पर 9 सीट है, इसीलिए यहां पर क्या है? 9 सीट है। इसके अलावा हम बात करें, एक है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसके बगल में चले जाओ, दूसरा मिलेगा आपको उत्तराखंड, और जस्ट इसके पास में है आपका हिमाचल प्रदेश। कितने राज्य है? 1, 2 और 3। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कितने हैं? 1, 2, 3। इसीलिए क्या है? यहां पर 3-3 सीटें हैं। तीनों में क्या है? यहां पर 3-3 सीटें हैं। अब बच गया अपना क्या है? महाराष्ट्र। तो देखो महाराष्ट्र, मायानगरी बोलते हैं ना इसको। आप में से अगर किसी ने बीएसटीसी की है, बीएड किया है, तो आपने एक एज पढ़ी होगी। हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें बालक की अवस्थाएं बांटी गई है कि साहब ये शेष अवस्था है, ये बाल्य अवस्था है, और लास्ट के अंदर जो सबसे खतरनाक वाली जो आती है, कौन सी? पता है सबको आपको? टीन एज वाली, जिसे तूफान, झंझावात, पता नहीं किस किस की उपमा दी गई है। तो इस उम्र के अंदर जो बच्चा जो एक राह पकड़ लेता है, एक जो ड्रीम पकड़ लेता है, चाहे वो सही हो या तो उसकी तरफ ही अग्रसर हो जाता है। ये मनोविज्ञान वाले बच्चे जानते हैं। तो ये एज बड़ी खतरनाक है, इस एज को खतरनाक एज भी कहा गया है इसको। तो ये एज क्या होती है आपकी? ये 13 के बाद स्टार्ट होती है और ये 18-19 तक चलती है। तो इस एज के अंदर बच्चे क्या करते हैं, बच्चियां क्या करती है कि फिल्मों में देखते हैं वो हीरो हीरोइन, और उनको देख के क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। लड़कियां सोचती है मैं भी कैटरीना कैफ बनूंगी, छोरा सोचता है मैं भी क्या बनूंगा? टाइगर श्रॉफ बनूंगा। यहां थोड़ी बढ़ेगा, कहां जाना पड़ेगा? मुंबई, अरे महाराष्ट्र। घर वालों से कहेगा साहब मुझे हीरो बनना है, तो 2 कान पे लगाएगी खींच के, ढंग से नाक तो साफ करना आता नहीं, हीरो बनेगा। अरे ऐसा ही होता है ना। तो बच्चा क्या करेगा? घर में थोड़ी चोरी करेगा। कब करेगा? उसे पता है 18 साल से पहले तो क्या माँ बाप दबा के रख लेंगे, लेकिन जो ही 18 का हुआ, मैं आजाद, कानून भी मेरे साथ, अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं। जो ही 18 हुआ, 19वीं एज में लगा, 19वीं साल के अंदर वो क्या करेगा? घर चोरी करेगा और भाग के कहां जाएगा? हीरोइन बनने मुंबई, अर्थात महाराष्ट्र। कौन सी उम्र में गया? 19वीं वर्ष के अंदर गया। 19वीं वर्ष में कहां जाते हैं बच्चे? भाग के महाराष्ट्र, सपने देखते नकली यहां पर। इसीलिए क्या है? यहां पर महाराष्ट्र के अंदर 19 सीटें कर दी। इसके अलावा एक है आपका कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक के अंदर आपकी 12 सीटें हैं, और मैं ये कहूं कि सर्वाधिक जो सीटें हैं, तो सर्वाधिक सीटें आपकी 31 कहां है? यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कई बार अक्सर एग्जाम पूछते हैं कि बताओ राज्यसभा में या फिर लोकसभा के अंदर भी यहीं से सर्वाधिक सीटें हैं। तो सर्वाधिक सीटें का आपकी यूपी से 31 है, कर्नाटक से 12। अब मुझे भी याद नहीं है बाकी, और आप कहोगे साहब त्रिपुरा, मेघालय, गोवा। तो दोस्तों एक काम करना, जितने मैंने आपको सिखाए हैं ना उतने तो याद रखना, और जो याद नहीं आ रहे ना सब में आंख बंद करके क्या कर देना? आंसर 1। सबका आंसर क्या हो जाएगा? 1। पूरी राज्य जो अपने जितनी भी है सब में 1-1 ही तो है। बचा कौन सा? गोवा, उसके अंदर भी क्या है? 1 सीट ही तो है। तो देखो कितना इजी है। और एग्जाम में कैसे पूछता है वो? ये तो पूछता है, वो 4 ऑप्शन दे देता है ऐसे, और कहता है कि भाई इनको सुमेलित करो। अब कैसे इनको सुमेलित करें? 30 के 30 कैसे याद रहे? लेकिन दोस्तों अगर इसको 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? आसानी से याद हो जाएगा। आप 2 बार 3 बार देखना वीडियो, देखना ही, मैं नहीं कह रहा कि आप पेन चलाओ कॉपी चलाओ, देखने से याद हो जाएगा। ये तो आपको लग रहा होगा, एहसास तो हो रहा होगा इस चीज का। तो मैं रिपीट करता हूं फिर से, देखो फिर से रिपीट करता हूं। देखो मैं बात कर रहा हूं राजस्थान उड़ीसा, राजस्थान उड़ीसा, यहां पे तो क्या है? 10-10 है। कितनी सीटें यहां पर? 10-10 है। इसके बाद हमने देखा पंजाब, असम और तेलंगाना। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे 7 सरदार, सरदार वाला सिस्टम ध्यान रखना आप। पंजाब, असम, तेलंगाना में क्या है? 7 सरदार वाला सिस्टम ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल, बिहार, छोटी अम्मा और उसकी सहेली राबड़ी क्या करती है? 16-16 मछली खाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार दोनों क्या करती है? 16-16 मछली खाती है। इसलिए बड़ी अम्मा तमिलनाडु वाली कितनी खाएगी? 18 मछली। तमिलनाडु कितनी खाएगी? 18 मछली। मैंने फिर कहा आपको जम्मू कश्मीर में 4 चोर पाकिस्तानी चोरी चोरी तो आते आतंकवादी। इसीलिए क्या है? यहां पर आपकी 4 सीटें है।
हरियाणा और छत्तीसगढ़ में क्या आपकी 5 पंच या खाप पंचायत, इस सिस्टम से आप इसको ध्यान दे देना। इसके बाद में आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वो गधा पार्क 11 गधे वाला सिस्टम है ना, इससे याद रख लेना। केरल में क्या करना आपको, नो नरसे या नो नारियल वाला सिस्टम ध्यान रखना। नो नरसे या नो नारियल कहां मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको केरल के अंदर। इसके बाद दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 3 है, इसलिए यहां पर क्या है 3 सीटें हैं। बच्चा है जो 19 वर्ष की उम्र कहां भग जाता है, वो महाराष्ट्र भग जाता है, इसलिए यहाँ पे 19 सीटें हैं। अब है कर्नाटक में 12 है, यूपी में 31 है। जो बाकी बच गया सब में क्या करना आपको, एक एक सीट करनी है। 2 बार वीडियो देख लो, काम हो गया आपको। कोई नहीं पूछता अनुसूची 4 में क्या है, बच्चे बच्चे को पता है कि भाई 4 में क्या, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अंदर घुसते हवा फूस, बच्चा कहता है गुरुजी फेल हो गया। कितने नंबर से बेटा, 1 नंबर से, 2 नंबर से। बोलो ये सवाल मेरा गलत हो गया। अरे तूने पढ़ाई ढंग से नहीं बेटा, तो गलत तो होना था ही, ये तेरी गलती नहीं है। कुछ तो मार्केट में बेटा बुक्स ऐसी चल रही है, गाइडे जो लाते हो ना, गाइडे, मैं तो कहता हूं साफ साफ, गाइड बराबर मौत का सामान। जो बच्चा बेटा गाइड खरीद रहा है, जो बच्चा गाइड खरीद रहा है, वो अपनी मौत का सामान खुद ले रहा है। मैं तो कभी इस चीज का पक्षधर नहीं हूं। अब सरकारी किताब पढ़ो ना, सरकारी कौन सी, अरे पढ़ता है बचपन से, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, इतना पढ़ लो, बेड़ा पार है। नहीं भागेंगे, गाइड लेके आएंगे, फिर रटेंगे इनको, पार नहीं पड़ती। तो बेटा वो अनुसूचियों का नाम रखने से काम चलेगा नहीं। अब तो आपको देखना पड़ेगा किस में क्या है, सवाल कैसे आ रहा है। उठा के देख लो पेपर, मैं नहीं कह रहा, पेपर खुद कहेंगे आपको भाई हम ऐसे निकल के आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, देर सवेर सही, कोई टेंशन नहीं है। आप बस हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए, और ऐसे ही हम आपको शानदार शानदार तरीके से पढ़ाते रहेंगे। और मैं तो कहता हूं आपको किताब कॉपी के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट यहीं सिखा देंगे हम। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर और एक बढ़ा दिया आपका ये लद्दाख, ये 2018 तक की स्थिति थी। तो देखो अभी मैंने क्या कहा था कि 2014 में जो आपका 29 राज्य थे, और यहां पे क्या थे आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने थे आपके यहां पर 7। लेकिन देखो 2018 में आते यहां पे क्या कर दिया कि आपका जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो राज्य का दर्जा इसका खत्म कर दिया, और इसको क्या बढ़ा दिए, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। तो सीधी सी बात है भाई, 2 इसमें से प्लस कर दो, इसमें 2 प्लस कर दो, फिर क्या हो गया आपके यहां पर 9 हो गए। यहां पे क्या हो गए 9, तो आपके क्या हो गए यहां पर केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और सीधी सी बात है, इसमें से एक घट जाएगा आपका 29 में से, तो कितने रह गए 28। मैं बात कर रहा हूं 2018 की, 18 तक आते आते अपने यहां पे तो 28 तो राज्य रह गए, और यहां पे क्या हो गए केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9, ये 9 हो गए। अब दोस्तों देखो सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे बनेगा, आप देख लेना, और कई एग्जाम में आ भी चुका है कि अब ये जो सिलसिला चल रहा है, पहली बात तो आप सब इससे वाकिफ हो कि यार ये सिलसिला जो चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम इनकी क्या स्थिति है। आपको ध्यान होनी चाहिए कि भाई मेरे राज्य कितने हैं, भारत के अंदर राज्य कितने हैं, और मेरे यहां पर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। अभी हम बात करें वर्तमान में 2021 में, तो यहां पे क्या राज्य तो आपकी रह गए 28, और आपके केंद्र शासित प्रदेश रह गए 8। ये आपका जो जनवरी 2020 था, यहां पे भी क्या 2 आपके जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको मर्ज कर दिया, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए यहां पर 8 रह गए, और राज्य कितने रह गए आपके 28। ये करंट की स्थिति है, ये कल चेंज भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है इसकी, है ना। तो ये तो आपको खुद को अपडेट रखना होता। तो दोस्तों अब 28 राज्य और आपके जो 8 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपके दिमाग में होने चाहिए, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। तो मैं एक बार बता देता हूं आपके ये कौन कौन से है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर आपके क्या 28 तो राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब दोस्तों सवाल कहां से बनेगा, सवाल यहां से बनेगा कि आपके जो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, भाई जनवरी 2020 से पहले तो 9 थे ना, अब 8 कैसे हो गए। तो 8 ऐसे हो गए कि आपका जो दादर और नगर हवेली है, दादर और जो नगर हवेली है, और एक था आपका दमन और दीव, ये पहले दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों को क्या कर दिया, अब इनको मर्ज कर दिया। जनवरी 2020 में क्या कर दिया कि आपका दादर नगर हवेली और दमन और दीव को क्या कर दिया, इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो यहां